तो नेपाल में हालात को देखते हुए अब कर्फ्यू का समय आ गया है। शुक्रवार सुबह तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। ये कर्फ्यू बुधवार शाम 5 बजे से लागू किया गया था, जिसे अब नेपाली सेना की निगरानी में बढ़ा दिया गया है। तो नेपाल में हालात बेहद खराब हो गए थे। शाम से अगले दिन सुबह तक सख्त कर्फ्यू अब जारी रहेगा। हालांकि लोगों को राहत देने के लिए सुबह और शाम 2-2 घंटे की ढील दी गई है, ताकि वो जरूरी सामान खरीद सके और आवश्यक कार्य अपने कर सके। निषेधाज्ञा के दौरान लोगों को सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति दी गई। बिना किसी जरूरी कारण के बाहर निकलने पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है और लोगों से संयम बरतने की भी अपील लगातार की जा रही है। सुरक्षा की बात करें तो कड़े इंतजाम किए गए हैं और सेना के साथ साथ पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। सरकार का उद्देश्य है स्थिति को नियंत्रण में रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नागरिकों से अपील की गई है कि वो अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का ही पालन करें। तो नेपाल में हालात खराब है, ऐसे में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। तो आप तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के भी इंतजाम देख पा रहे हैं हम। नेपाल की सड़कों पर इन दिनों जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वह किसी आंदोलन का चेहरा कम और सुनियोजित षड्यंत्र का असली रूप ज्यादा लगते हैं। सवाल सीधा है, अगर ये सिर्फ जेनजी का आंदोलन है, तो फिर देश की सबसे बड़ी धरोहर पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला क्यों हुआ? क्यों नेपाल की आस्था, संस्कृति और पहचान पर सीधा प्रहार किया गया? पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि नेपाल की आत्मा है। ये वही स्थान है जिसने सदियों से नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन इस बार आंदोलनकारियों ने जब सड़कों पर हुड़दंग मचाया, तो भीड़ का एक हिस्सा सीधा पशुपतिनाथ की ओर बढ़ा और मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यही नहीं, पुलिस के हथियार लूट लिए गए, दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। अब असली सवाल ये है कि इस हिंसा के पीछे कौन है? क्या ये सब वाकई नेपाल के युवाओं का असली गुस्सा है, या फिर जेनजी की भीड़ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ कर ली है, जो नेपाल की असीमता को चोट पहुंचाना चाहते हैं? ये पहली बार नहीं है जब नेपाल की जमीन पर संदिग्ध भीड़ का खेल खेला गया। लोकतंत्र की आड़ में विदेशी ताकतें पहले ही नेपाल को सेक्युलर बना चुकी हैं। चीन और अमेरिका जैसे देशों की पैठ ने नेपाल को कमजोर किया है, और अब उसी षड्यंत्र का अगला चरण है नेपाल के हिंदू प्रतीकों और धरोहर पर हमला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा यही है कि इस आंदोलन को दिशा कौन दे रहा है? जेनजी का मास्टर जी कौन है? क्या ये कोई विदेशी खुफिया एजेंसी है? क्या ये चीन है जो नेपाल को अपने लाल झंडे में लपेटना चाहता है? या ये अमेरिका है जो नेपाल के हिंदू राष्ट्रवाद को कुचलकर उसे वॉशिंगटन की कठपुतली बनाना चाहता है? सच यही है कि नेपाल की गलियों में जो खून बह रहा है, उसके धब्बे वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के हाथों पर है। ये वही ताकतें हैं जो कभी श्रीलंका, कभी मालदीव और अब नेपाल को अस्थिर कर रही हैं। सवाल उठता है कि अगर नेपाल का युवा आंदोलन सच्चाई और देशभक्ति पर आधारित है, तो फिर उसके बीच ये विदेशी हस्तक्षेप क्यों दिख रहा है? सोचिए, क्यों आंदोलनकारी पुलिस की गन और हथियार लूटते हैं? क्यों भीड़ दुकानों को जलाकर आम नागरिकों को निशाना बनाती है? क्यों भीड़ मंदिर जैसे पवित्र स्थलों को अपवित्र करने की कोशिश करती है? ये कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं, बल्कि सोची समझी योजना है। यही वजह है कि आज सवाल पूछा जा रहा है, जेनजी की आड़ में नेपाल को जलाने वाले कौन है? नेपाल की जनता को ये समझना होगा कि अगर पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला हो सकता है, तो फिर कोई भी हिंदू धरोहर सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, ये हिंदू पहचान मिटाने की साजिश है, और इस साजिश में वही ताकतें शामिल हैं जो भारत की सीमा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हथियार बनाती है। नेपाल की सरकार और सेना को ये पहचानना होगा कि ये समय सिर्फ राजनीतिक संकट से निपटने का नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की असीमता को बचाने का है। क्योंकि एक बार अगर आस्था का किला ढह गया, तो नेपाल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। रण क्षेत्र से हम सवाल पूछते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला किसने किया? हथियार लूटने वाले कौन थे? क्या ये आंदोलन की आड़ में विदेशी घुसपैठ का खेल है? नेपाल की जनता को तय करना होगा
कि क्या वे अपनी पहचान को इन घुसपैठियों और विदेशी ताकतों के हाथों बेच देंगे या फिर राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।